हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बच्चा इसका हमने अपना मीनिंग देख लिया था। देन हमने शेयर कैपिटल की कैटेगरीज देखी थी, हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह। फिर हमने उसके बाद इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स देखे थे। आज बच्चा हम बेसिकली अपने कंसेप्ट पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम इसकी जनरल एंट्री करना सीखेंगे कि जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो हमारी क्या क्या एंट्री होती है। अब शेयर्स को इश्यू करने के लिए बच्चे एक प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम उस प्रोसीजर को पढ़ लेते हैं, देन हम अपने जनरल एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अब इश्यू ऑफ शेयर्स बेसिकली क्या होता है। देखिए, एक जो कंपनी होती है जब वो अपने शेयर्स इश्यू करती है तो उस टाइम पे उसे पैसा कलेक्ट करना होता है। तो वो जो पैसा है बच्चा, वो ये नहीं है कि उनसे एक ही बारी में कलेक्ट कर लेती है, ऑलमोस्ट वो उनसे 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा कलेक्ट करती है। तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स होती है बच्चा, उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम हमारा रहेगा एप्लीकेशन। क्या रहेगा बच्चा? एप्लीकेशन। देन आ जाता है हमारा अलॉटमेंट, और उसके बाद बच्चा आ जाती है हमारी कॉल्स। ये बेसिकली 3 रहेंगे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। फिर कॉल के अंदर ही हम बोलते हैं बच्चा, पहला अगर वो मंगा रहा है तो फर्स्ट कॉल, दूसरा मंगा रहा है तो वो सेकंड कॉल, उसके बाद तीसरा भी है तो थर्ड कॉल। जितनी भी कॉल्स मंगा रहा है हम उसको 1 2 3 4 ऐसे नाम देते चलेंगे। और जो भी हमारी लास्ट कॉल होगी, मीन्स मैं कह रही हूँ थर्ड कॉल उसकी लास्ट कॉल थी, सारा पैसा यहाँ मंगवा लिया जाएगा, तो हम इसके साथ एक वर्ड अटैच कर देंगे, दैट इज़ फाइनल। थर्ड एंड फाइनल कॉल। सेकंड के साथ ही सारा पैसा आ रहा है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट के साथ ही आ रहा है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, मतलब फाइनल का मतलब अब पूरा पैसा आ चुका है बेसिकली। तो एक शेयर जो होता है बच्चा, जो हम इश्यू करते हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उस टाइम पे उन्हें ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बता देते हैं। कैसे बता देते हैं वो अभी हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। देखिए, द अमाउंट ऑन शेयर्स कैन बी कलेक्टेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स ग्रोइंग फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। एक जो कंपनी होती है, जैसे जैसे उसको पैसे की ज़रूरत होती है वो उसके अकॉर्डिंगली पैसा मंगवाती है। जितनी ज़रूरत उसको एप्लीकेशन पे होगी वो एप्लीकेशन पे मंगवाएगी, जितनी अलॉटमेंट पे होगी अलॉटमेंट पे मंगवाएगी, जितनी कॉल्स पे होगी उसके अकॉर्डिंगली कॉल्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और मंगा लेगी। ठीक है, वही लाइन नीचे लिखी है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कलेक्टेड along with the application and is thus known as application money. The second on allotment termed as allotment money and the remaining installments are termed as first call, second call and so on. ठीक है, the word final is suffixed to the last installments. जो भी हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके साथ हम वर्ड फाइनल अटैच कर देंगे ताकि उससे क्लियर हो जाए कि अब ये लास्ट कॉल है, इसके बाद और कोई भी पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। डन है बच्चा? अब एक कंपनी क्या करती है, सबसे पहले बच्चा प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, हम अपना प्रोसीजर देख लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या रहता है। फर्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज़ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वैसे तो बच्चा आपने +1 क्लास में बिजनेस में पढ़ा ही होगा प्रोस्पेक्टस क्या होता है। यहाँ पे बस हम हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम पब्लिक को इशू करते हैं, बेसिकली बनाते हैं पब्लिक के लिए, जिसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। बेसिकली एक इन्विटेशन होता है पब्लिक को जो हम देते हैं, भी आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है कि इन्विटेशन होता है बच्चा, जो हम पब्लिक के लिए इशू करते हैं और उन्हें इन्वाइट करते हैं कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर बच्चा कंपनी की जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो नीडेड होती है पब्लिक के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। साथ ही साथ वो कितने शेयर्स इशू कर रही है, कितने रुपए में कर रही है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे मंगाएगी, सारी डिटेल रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स भी उसके अंदर लिखी होती है, जिससे पब्लिक को पूरा आइडिया लग जाए भाई इतना पैसा देना है, इतने शेयर्स हैं, इतनी इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा, पहले इंस्टॉलमेंट्स में इतना पैसा देना है, दूसरी में इतना देना है, तीसरी में इतना देना है। सारी डिटेल्स A to Z बच्चा इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती है। तो जब कंपनी ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है और पब्लिक इसको पढ़ती है, अगर उन्हें इंटरेस्ट होता है, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो वो इन्वेस्ट करती है। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा आ गया बच्चा? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए, द कंपनी फर्स्ट इशू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक दैट ए न्यू कंपनी हैज़ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट नीड फंड्स फॉर डूइंग द बिजनेस। ठीक है, बेसिकली वो उसने इशू किया, पब्लिक को इन्वाइट किया कि हमारी कंपनी नई बनी है, एग्जिस्ट कर रही है, आप यहाँ पे आइए और पैसा लगाइए।
डन। अब मेरे को किसी कंपनी ने इशू किया था प्रोस्पेक्टस और मुझे अच्छा लगा वो कंपनी का, ठीक है, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट करने का सोच लिया, ठीक है। तो बच्चा इस प्रोस्पेक्टस के अंदर ही लिखा होता है कि एक शेयर होल्डर जो इशू, मतलब पहले तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन डालेगा, कंपनी को एप्लीकेशन लिखेगा बेसिकली कि मुझे इतने शेयर्स चाहिए इस कंपनी के, तो जो भी एप्लीकेशन मनी होगी बच्चा वो साथ में दे देगा। मैं कह रही हूँ 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, कंपनी ने 10,000 के शेयर्स इशू करे हैं 10 ईच, ठीक है, 10 ईच, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन डालूंगी कंपनी में कि मुझे 2,000 शेयर्स चाहिए, ठीक है, जो ये 10 रुपीज़ होते हैं, ये ओवरऑल अमाउंट है पर शेयर की। अब हम इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मैं कहती हूँ एप्लीकेशन के टाइम पे वो 2.5 रुपये मंगा रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पे भी वो 2.5 रुपये मंगा रहा है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे वो 1 रुपया मंगा रहा है, सेकंड कॉल पे वो 2 रुपये मंगा रहा है, थर्ड और लास्ट कॉल पे भी वो 2 रुपये मंगा रहा है। तो बच्चा जब मैं एप्लीकेशन डालूंगी 2,000 शेयर्स के लिए, तो जितनी भी एप्लीकेशन की अमाउंट है दैट इज़ 2.5, ये 2.5 जो होगी ये मैं साथ के साथ पे कर दूंगी 5,000 रुपये, ठीक है। कितनी बनेगी? 2,000 शेयर मैं लेना चाहती हूँ, उसके ऊपर 2.5 रुपये एप्लीकेशन मनी है, दैट इज़ 5,000 रुपये। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होगा किस बैंक अकाउंट में आपको ये पैसा डालना है, जो भी उनका बैंक अकाउंट मेंशन होगा, जो भी उनका प्रोसीजर होगा, किस तरीके से एप्लीकेशन, ये लास्ट डेट है इस तक आपका अमाउंट जमा हो जाना चाहिए, तो हम उस लास्ट डेट के अकॉर्डिंगली ही वो अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, साथ ही साथ वो एप्लीकेशन का पैसा भी हम डालेंगे। डन है बच्चा। तो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा चला जाएगा? रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। अब मुझे प्रोस्पेक्टस अच्छा लगा, मुझे इनविटेशन अच्छा लगा, मैं इंटरेस्टेड थी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने इन्वेस्ट करा, तो कंपनी के पास मेरी एप्लीकेशन चली गई। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा बन गया? रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चा, एप्लीकेशन के साथ जो भी मेरी एप्लीकेशन मनी होगी वो भी साथ में साथ कंपनी के पास जाएगी। ठीक है। When prospectus is issued to public prospective investors make an application along with application money. ठीक है। द कंपनी, ये बच्चा लाइन ध्यान रखना, द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब वो ये प्रोस्पेक्टस जो हमारा पहला स्टेप था बच्चा, इसको इशू करेगी, इसके 120 दिन के अंदर अंदर, मीन्स मोटा मोटा हमारे 4 महीने के अंदर अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जानी चाहिए। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप जान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको रिसीव हो जानी चाहिए। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होती है बच्चा दैट इज़ 90%। ठीक है, 90%, मतलब बेसिकली जितना भी कंपनी ने इशू करा उसका 90% उसको मिल जाना चाहिए। अगर 90% नहीं मिलता है तो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है, मिनिमम उसको 90% मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, और कितने दिन के अंदर अंदर? 4 महीने के अंदर अंदर, 120 डेज़ के अंदर अंदर उसे वो मिलना चाहिए। ठीक है। इफ़ द कंपनी, अगर कंपनी को ये 90% विद इन 120 डेज नहीं मिलता है बच्चा, तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसे ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा जितने ने भी एप्लीकेशंस लगाई थी। इन केस मैंने एप्लीकेशन लगा दी बट कंपनी को 90% की सब्सक्रिप्शन नहीं मिली मिनिमम, तो वो अलॉटमेंट की स्टेप पे नहीं जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, ये सारा पैसा 10 दिन के अंदर अंदर हमें लौटा देगी। 10 दिन कौन से? जब 120 दिन पूरे हो जाएंगे ना, प्लस 10 डेज, मतलब जो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा उसके 130 दिन के अंदर अंदर। डन। देखिए, इट शुड बी रिटर्न विद इन 130 डेज ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। डन है बच्चा। तो प्रोस्पेक्टस इशू करा, उसके बाद रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस आ गई, एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब कंपनी देखेगी उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है तो वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएगी, जो कि रहेगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर वो नहीं बढ़ पाती तो वो सारा पैसा रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या आ गया बच्चा हमारा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गई है तो अब वो अलॉटमेंट करेगी। तो देखिए वही है, इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बिन रिसीव्ड द कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी उसके अकॉर्डिंगली वो अब आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको वो शेयर्स अलॉट करेगी उसको वो इशू कर देगी बच्चा लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या कर देगी? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट बेसिकली उसको करेगी जिसको उसने शेयर्स अलॉट करे। जैसे मैंने शेयर्स के लिए
अप्लाई किया था, और अगर कंपनी मुझे शेयर्स अलॉट करती है, मेरा नाम आ जाता है अलॉटमेंट के अंदर, तो वो मेरे को लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेगी। अगर मेरा नाम नहीं आता है लिस्ट में, तो वो मुझे बेटा लेटर ऑफ रिग्रेट भेजते हैं कि भाई हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए, और साथ ही साथ जो मेरा पैसा मैंने एप्लीकेशन मनी डाला था वो भी रिटर्न कर देगी। डन। तो देखिए, लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज हुम द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड एंड लेटर्स ऑफ रिग्रेट टू दोज टू हुम नो अलॉटमेंट हैज़ बीन मेड। तो लेटर ऑफ रिग्रेट किसे मिलेगा? जिसे कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है। अगर किसी कोई शेयर्स अलॉट हुए तो उसे लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला उसको क्या मिलेगा? ये नहीं है कि उनका एप्लीकेशन मनी उनके पास रख लिया जाएगा, नहीं, कंपनी नहीं रख सकती है। कंपनी को वो सारा पैसा बच्चा रिटर्न करना पड़ेगा जब वो लेटर ऑफ रिग्रेट्स उन्हें भेजेगी। डन। तो वो सारा पैसा उन्हें रिफंड कर देगी। मैंने इन केस 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी मुझे सारे के सारे शेयर्स अलॉट करेगी। ऐसा भी केस हो सकता है वो मुझे कम शेयर्स अलॉट करे। वो सारे केसेस हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारे 3 स्टेप्स हो गए हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करना, देन एप्लीकेशन रिसीव होना, देन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है तो अलॉटमेंट पे बढ़ जाना। अब अलॉटमेंट के बाद क्या आ जाता है बच्चा? बेसिकली हमारी कॉल्स। कंपनी अब इसके बाद क्या करेगी? कॉल्स मंगवाएगी, ठीक है। जब उसने अलॉटमेंट मंगवा लिया तो अब उसकी टर्न आ गई कॉल्स मंगवाने की। अब जब जो भी होगी डेट होगी अलॉटमेंट की, उसके अकॉर्डिंग वो अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लेगी। जब वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट उन्हें भेज देगी, बोल देगी लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ साथ कि आपको अलॉटमेंट पे इतना पैसा पे करना, जो भी है। जैसे 2.5 रुपये था तो वो 2.5 रुपये मंगवा लेगी, ठीक है। उसके बाद जब कॉल्स जब भी उसे नीडेड होगी, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो कॉल्स उससे मंगवा लेगी। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड, जितनी भी वो चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लेते ना कि 3 कॉल्स है, तो वो तीनों कॉल्स अकॉर्डिंगली मंगवाती रहेगी, जैसे जैसे उसकी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी और जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली ही वो कॉल्स का पैसा मंगवा पाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब सारा प्रोसीजर चलता है तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होगी। तो जो भी हमारा प्रोसीजर है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, जो भी मेंशन है कि इतने दिनों में मंगवाना है, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन है 90% होनी चाहिए, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब ये फॉर्मेलिटी पूरी होगी तभी अलॉटमेंट जाएगा ना। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी बच्चा, वो सारी क्लियर करने के बाद ही कंपनी पैसा मंगवा सकती है। तो हमारे 4 स्टेप हो गए बच्चा। प्रोस्पेक्टस इशू करना, देन एप्लीकेशन रिसीव करना, देन अलॉटमेंट, देन हमारी कॉल्स मंगवाना, ठीक है। लास्ट बेसिकली हमारी जो रहती है इंस्टॉलमेंट्स, वो कॉल्स में रहेगी। फर्स्ट मर्जी है वो 1, 2, 3 जितनी भी कॉल मंगवाए, जो भी लास्ट कॉल होगी वो फाइनल कॉल होगी हमारी, ठीक है। सारा पैसा कंपनी कॉल्स के थ्रू अपना पूरा कर लेती है, ठीक है। अब बच्चा हम अपना कंसेप्ट देख लेते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला। तो देखिए बच्चा, अब हमने जो पढ़ा था कि कंपनी को 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए, वो क्या होता है हम वो देख लेते हैं। देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट दैट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें लगता है कि मस्ट बी रेज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। बेसिकली जब कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगवा रही है तो वो चाहती है कि वो उससे अपना जो भी काम है, कंपनी के जो भी उसके एक्सपेंसेस है, उनको जो बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए वो पूरा हो सके। तो बच्चा उस पैसे को हम बेसिकली बोल देते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो उसको मिनिमम मिलना ही चाहिए, जिससे उसके बिजनेस के ऑपरेशन में हैम्पर नहीं होंगे और वो आराम से काम कर पाएगी। कैसे खर्चे? देखिए बच्चा, जैसे द प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है या फिर वो परचेज करना चाहती है टू बी परचेज, विच हैज़ टू बी मेट होली और पार्शली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इश्यू, जो हमारी पूरी या आधी इशू के जो इशू ऑफ शेयर से पैसा आएगा वहाँ से होगी। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कोई कमीशन पे किया उसने इशू ऑफ शेयर्स के साथ। रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी, ठीक है। अगर उसने ऊपर दोनों किसी रीज़न से पैसा बोरो किया है, अब उसको रिटर्न करने के लिए पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल के लिए उसे पैसा चाहिए। एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। मीन्स बेसिकली मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसलिए बोला जाता है कि उसे रिसीव होना चाहिए ताकि जो उसके ये यूजुअल वाले खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए जो उसके एक्सपेंसेस है वो उनको पूरा कर पाए, ठीक है बच्चा। ये मैंने आपको बता दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए। कांट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी, जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी कैपिटल मार्केट को बच्चा रेगुलेट करता है। तो कैपिटल मार्केट किसके अंदर आ जाएगी? जो इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं। तो उसने बोला है कि 90% मिनिमम रिसीव होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 शेयर्स इशू करे थे, अगर उसको 90% सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होती है, मतलब इसका 90% 9,000 शेयर्स तक उसे रिसीव नहीं होते एप्लीकेशंस, तो वो बच्चा अलॉटमेंट नहीं कर
पाएगा। अगर 9,000 से मिनिमम, 9,000 से ज़्यादा कितनी भी आ जाए, 10,000 से ऊपर भी आ जाती है, वो भी केस ओवर सब्सक्रिप्शन का रहेगा जो हम आगे पढ़ेंगे, बट 9,000 मिनिमम उसे रिसीव होनी चाहिए। डन है बच्चा। If this condition is not satisfied, the company shall forfeit refund the entire subscription amount received, ठीक है, और उसमें डिले नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। डन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेसिकली हमारा नेक्स्ट। देखिए बच्चे की एक और पॉइंट हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर इशूड ईदर एट पार और एट प्रीमियम। बच्चा हम अपने शेयर्स को पार पे भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, दो पे कर सकते हैं, पार एंड प्रीमियम। डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे हम पहले कर सकते थे, बट अब लेटेस्ट अपडेट जो आया है पिछले 7-8 सालों में, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्काउंट पे शेयर्स को नहीं इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब पार पे इशू करना क्या होता है, प्रीमियम पे इशू करना क्या होता है। जैसे यहाँ पे 10,000 शेयर्स का मैंने एग्जाम्पल लिया था, 10 रुपये, अगर जो उसकी फेस वैल्यू है बच्चा वो 10 रुपये है, अगर वो उसको 10 रुपये में ही इशू करती है तो वो कहलाएगा पार पे। अगर वो इससे ज़्यादा पे करती है, लगा लो 11 पे करती है, 12 पे करती है, तो वो कहलाएगा प्रीमियम पे। अगर वो 10 से कम करती है तो कहलाता है डिस्काउंट पे। तो देखिए वही चीज़ है, शेयर्स आर टू बी इशूड एट पार व्हेन द इशू प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या है, 10 रुपये। अगर मैं इसको 11 पे इशू करती हूँ तो वो कहलाएगा बच्चा प्रीमियम पे इशू किया, अगर मैं उसको 10 पे ही इशू करती हूँ तो वो कहलाएगा मैंने पार पे इशू किया। अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हेन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर इशूड मोर देन नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। क्लियर है बच्चा। जैसे ये 10 रुपये का शेयर था, अगर 10 रुपये का है और 10 पे ही इशू किया तो कहलाएगा पार, अगर 11 पे किया तो कहलाएगा एट प्रीमियम। और प्रीमियम की अमाउंट क्या हुई बच्चा, ₹1। 10 तो हमारी फेस वैल्यू है, ₹+1 क्या हुआ हमारी प्रीमियम। और अगर 9 पे करता, वैसे बता रही हूँ ये कहीं पे होगा नहीं हमारा, क्योंकि हम डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं इशू कर सकते। अगर 9 पे करता तो क्या हो जाता, डिस्काउंट पे इशू किया, ₹1 हमारा डिस्काउंट हो जाता। ठीक है, तो इशू प्राइस क्या हुआ बच्चा, पार के केस में 10, प्रीमियम के केस पे 11, डिस्काउंट के केस में 9, और फेस और नॉमिनल वैल्यू क्या रहेगी हमारी 10। डन। देखिए, द इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट शेयर्स आर इशूड एट पार और एट ए प्रीमियम, द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनीज एज स्टेटेड अर्लियर, जो हमने अभी ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पढ़ी थी, ये हम इसी के अकॉर्डिंगली कलेक्ट करेंगे। जैसे 10 रुपये था, ठीक है, 10 रुपये मैंने एप्लीकेशन पे कितना मंगवाया वो डिपेंड करता है। अगर मैं प्रीमियम पे इशू करती हूँ तो प्रीमियम भी इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर हम चाहे तो एप्लीकेशन के साथ मंगवा सकते हैं, चाहे तो अलॉटमेंट के साथ, चाहे तो किसी भी कॉल्स के साथ। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों। तो बेसिकली ये था हमारा इशू ऑफ शेयर्स, जो इसके 3-4 स्टेप्स बच्चा हमने पढ़े हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा बच्चा। हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, देखिए बच्चा, जैसे मैंने बताया सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। ठीक है, एप्लीकेशन का जो भी पैसा होगा, जो भी हमारा बैंक अकाउंट होगा, जो हम प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखेंगे, सारा पैसा उसमें जाएगा, कोई अलग अलग अकाउंट नहीं खोले जाएंगे। ठीक है, ऑल मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इज डिपॉजिटेड विद शेड्यूल्ड बैंक इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन फॉर द पर्पज। कंपनी अपना अकाउंट खुलवा देगी बैंक में, ठीक है, सारा पैसा वहाँ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या जनरल एंट्री की जाएगी बच्चा, ये वाली जनरल एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो जब कंपनी के पास ये पैसा जाएगा तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना, जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 दिया है तो 5,000। क्लियर है। तो ये वाली एंट्री बच्चे हमारी की जाएगी एप्लीकेशन के टाइम पे, सबसे पहली एंट्री। और फिर अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जाती है 90%, तो वो कहाँ बढ़ेगी बच्चा, अलॉटमेंट के लिए। अब सबसे पहले वो अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर्स को बोलेगी पे करने के लिए, तो हम अलॉटमेंट की अमाउंट को ड्यू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम अलॉटमेंट की अमाउंट को जब ड्यू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे बच्चा,
ठीक है। यहाँ से देखिए फर्स्टली अब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, तो इस एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ डालेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सारा कैपिटल का पैसा तो वहीं जाएगा ना, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन बच्चा टू शेयर कैपिटल। जो 5,000 थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विद 5,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल 5,000, डन। उसके बाद अगर मैंने कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया कंपनी, तो वो पैसा रिफंड कर देगी, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, बैंक को क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो पैसा रिफंड कर दिया, ठीक है। अब अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कॉल्स में भी यही रहेगा, बस शेयर अलॉटमेंट की जगह कॉल्स आ जाएगा। ड्यू करने की क्या रहेगी बच्चा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल थर्ड कॉल, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर जो भी इंस्टॉलमेंट है उसका नाम लिखेंगे ड्यू करने के लिए, नीचे शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये एक्सेस वाली बच्चा हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। जब वो पैसा रिसीव हो जाएगा, तो जिस तरीके से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, उसी तरीके से बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, तो जो भी रहेगा इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले हमें रिसीव होता है, उसके बाद अलॉटमेंट चलती है, इसलिए सबसे पहले एंट्री होती है बच्चा पैसा मिलने की, उसके बाद हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हर बार हम शेयर्स को पहले का पैसा ड्यू करते हैं, शेयर होल्डर्स को टाइम देते हैं कि आपको विद इन 30 डेज़ 20 डेज़ ये पैसा पे करना है, तो शेयर्स को वो पैसा हमने ड्यू कर दिया है, तो वो ड्यू की एंट्री पहले होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, जो भी रहेगा, फिर उसके मिलने की कर देंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू सेकंड कॉल, ठीक है बच्चा। इस तरीके से हमारी एंट्रीज रहेगी। ऊपर जो अभी हमने करा था कि हमने पैसा रिफंड भी किया था और हमने एडजस्ट भी करा था, तो कई बार हम उसकी ये ऑब्वियसली बात आप ये पढ़ के ही आए हो, कंबाइंड एंट्री भी कर देते हैं। जब दो एंट्री है, सेम अकाउंट डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं, तो उस तरीके से हम कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। इसको भी हम आगे देखेंगे जब ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे, वहाँ इसका यूज़ होगा, ठीक है। नीचे बच्चे के कंसेप्ट है, कई बार एक कंबाइंड अकाउंट खोल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अलग अलग ना खोल के एक सिंगल नाम रख दिया जाता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कुछ भी फ़र्क नहीं है, ठीक है, बस नाम का फ़र्क है। आपको कई बार क्या कर देते हो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बोल देते हैं। द कंपाउंड अकाउंट इज बेस्ड ऑन द रीजनिंग दैट अलॉटमेंट विदाउट एप्लीकेशन इज इम्पॉसिबल। एज यू नो भाई, जब तक एप्लीकेशन का पैसा आया है, जब हम अलॉट ही नहीं करेंगे तो उस एप्लीकेशन के पैसे का कोई फ़ायदा ही नहीं। जब शेयर्स अलॉट करेंगे तभी तो वो एप्लीकेशन का पैसा हम यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए बोल देते हैं विदाउट एप्लीकेशन इज़ इम्पॉसिबल, वाइल एप्लीकेशन विदाउट अलॉटमेंट इज़ मीनिंगलेस। Thus, these two stages of share capital are closely interrelated. When a combined account is maintained, journal entries are followed. देखिए बस कुछ नहीं, नाम का फ़र्क कर दिया है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जब आपने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। अगर आपने रिफंड कर दिया तो बैंक से पैसा आ गया, तो सिर्फ नाम बदल दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है बच्चा? ऊपर एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट था ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इट इज़ कस्टमरी टू आस्क फॉर सम अमाउंट कॉल्ड अलॉटमेंट मनी फ्रॉम अलॉटेज ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू देम एज सून एज अलॉटमेंट इज मेड, ये मैंने आपको बता दिया है। विद द एक्सेप्टेंस टू द ऑफर मेड बाय द एप्लीकेंट्स, द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट एज इट हैज़ फॉर्मली बिकम द पार्ट ऑफ सिम। जैसे ही अलॉटमेंट करा, वो हमारा पैसा बन गया, हम उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वाली जनरल एंट्री करके। द मनी रिसीव्ड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन शुड बी फुल्ली रिटर्न टू द एप्लीकेंट विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। जो भी है पीरियड के अकॉर्डिंगली जो हमारा लॉ बोलता है, विद इन वो पैसा हमें रिटर्न करना होगा। तो हम क्या जनरल एंट्री कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। In case lesser number of shares have been allotted, then those applied for excess money must be adjusted towards the amount due on allotment। बच्चा ये वाला हम कंसेप्ट पढ़ेंगे अपने ओवर सब्सक्रिप्शन में, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। The effect of the later two steps is to close the share application account, which is only a temporary account for share capital transaction। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोला जाता है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। परमानेंट अकाउंट हमारा कौन सा है बच्चा, शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। तो ये था बच्चा हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। एक ये छोटे सी बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। फर्स्टली फुल फॉर्म पता होना चाहिए इसकी आपको। इनिशियल पब्लिक ऑफर्स राइट इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ मे बी सब्सक्राइब्ड बाय पेइंग एप्लीकेशन मनी बाय बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, किसी भी यहाँ पे चेक के थ्रू, ड्राफ्ट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उस टाइम पे बच्चे ये वाला जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है। ASBA इज़ वन ऑफ द मेथड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। ये क्या होता है देखिए, इसको सेबी ने डेवलप किया था टू अप्लाई फॉर सब्सक्राइबिंग टू IPOs एंड राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर द मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है देखिए वो समझिए। अंडर द मेथड द एप्लीकेंट ऑथराइज द बैंक, ठीक है, जो मैं हूँ, अगर मैंने एप्लीकेशन डाली है तो मैंने बैंक को कर दे कि ये पैसा ब्लॉक कर दे, टू ब्लॉक द बैंक अकाउंट फॉर द एप्लीकेशन मनी, कि भाई ये पैसा इस पर ब्लॉक लगा दो, भाई ये पैसा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ एप्लीकेशन मनी के लिए यूज़ होगा अगर मेरे को शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तो बैंक डेबिट्स द एप्लीकेट अकाउंट विद द एप्लीकेशन मनी ओनली इफ़ शी इज़ अलॉटेड सिक्योरिटीज़। जैसे ही मुझे अगर सिक्योरिटीज़ अलॉट हुई, वो ब्लॉक अमाउंट कहाँ चला गया बच्चा, कंपनी के पास चला गया। अगर नहीं हुई तो उस पर से वो ब्लॉकेज जो उन्होंने लगाई है वो हट जाएगी। फॉर द अमाउंट पेबल ऑन द अलॉटेड सिक्योरिटीज, इन केस सिक्योरिटीज आर नॉट अलॉटेड द बैंक रिमूव्स द ब्लॉक ऑन द अमाउंट। डन। तो ये वाली चीज़ है। अंडर ASBA बेस्ड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन अमाउंट पेबल ऑन सिक्योरिटीज अप्लाइड इज ब्लॉक्ड बाय द बैंक, दैट इज इट मार्क्स ए लीन ऑन द अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन मनी ऑन सिक्योरिटीज अप्लाइड। मैंने आपको समझा ही दिया है। After the company has allotted securities, bank debits the applicant bank account by the amount payable and remove the lien on the balance amount. Done है बच्चा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट और था। कॉल्स में मैंने आपको बता दिया है। कॉल से रिलेटेड अब एक दो चीज़ें बच्चा जो हमें पता होनी चाहिए, सारी एंट्री मैंने आपको समझाई दी है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा शेयर कैपिटल से, एक बार ये पढ़ लेते हैं, बिल्कुल इजी और फैक्ट है, आपको सारे याद होने चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट है एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जो हम ये एप्लीकेशन में बच्चा पैसा मंगाएंगे मिनिमम 5% होना चाहिए, हम 5% से पैसा कम नहीं मंगवा सकते। जैसे 100 रुपये का शेयर है तो उस पर मिनिमम 5 रुपये हमें मंगवाने पड़ेंगे, हम 5 से कम नहीं मंगवा सकते। तो मिनिमम कितना हुआ, एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू, आपको पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है। कॉल्स आर टू बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो भी हमारी कॉल्स मंगवाई जाएंगी बच्चा, वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके अकॉर्डिंगली रहेगी, जो भी उसमें लिखा है, जो भी प्रोसीजर उसके अंदर है वो फॉलो किया जाएगा। डन। वेयर देयर इज़ नो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इट्स ऑन, जहाँ पे हमारा AO एग्जिस्ट नहीं करता किसी पॉइंट पे, तो ये वाले प्रोविज़न जो टेबल A के अंदर मेंशन है ये एप्लीकेबल होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, बच्चा 2 कॉल्स, जो आपने ये फर्स्ट कॉल मंगवा रहे हो और उसके बाद अगर सेकेंड कॉल मंगवा रहे हो तो दोनों के बीच में 1 महीने का इंटरवल हमें देना ही देना होगा शेयर होल्डर्स को। ये नहीं है कि आज 1 मार्च को मैंने मंगवा लिया और फिर 10 मार्च को मैंने फिर से मंगवा लिया। अगर मैंने 1 मार्च को मंगवाया तो नेक्स्ट मेरा कब जाएगा बच्चा, 1 अप्रैल को। मिनिमम 1 मंथ का इंटरवल होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जो हमारा 10 रुपये का शेयर्स है उसके ऊपर 25% से ज़्यादा एक कॉल के ऊपर हम नहीं मंगवा सकते हैं, कम मंगवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। ऊपर एप्लीकेशन में मिनिमम 5% है ना, यहाँ पे मैक्सिमम 25% है। जैसे कि 10 रुपये का शेयर है तो इसका 25% कितना होगा, 2.5, मतलब किसी भी कॉल पे आप 2.5 से ज़्यादा नहीं मंगवा सकते हो, कम मंगवा सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट, बट ज़्यादा नहीं मंगवा सकते हो। डन। ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ए मिनिमम ऑफ 14 डेज नोटिस इज गिवन टू शेयर होल्डर्स टू पे द अमाउंट। और शेयर होल्डर्स को बचा जब आपने अमाउंट को ड्यू करा तो कम से कम उन्हें 14 दिन का टाइम देना है। ये नहीं है आज आपने 1 मार्च को ड्यू कर दिया और आपने बोल दिया कि विदिन 5 दिन पैसा दे दो, नहीं, विदिन 14 डेज का मिनिमम टाइम आपको उन्हें देना ही देना है पे अमाउंट को पे करने के लिए, ठीक है। और कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। द प्रोसीजर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए बच्चा प्रोसीजर सेम रहेगा। सिर्फ इक्विटी शेयर्स है तो आगे इक्विटी शेयर्स लगा देंगे, शेयर के आगे प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे ये था ना बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम वर्ड्स यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज दोनों के टाइम पे प्रोसीजर सेम रहेगा। क्लियर है बच्चा।
तो ये था बच्चा हमारा बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम कैसे करते हैं, ठीक है। शेयर्स ऑफ इशू का प्रोसीजर हमने पढ़ा, देन हमने ट्रीटमेंट देख लिया कि कैसे रहेगा, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन बच्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आज मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, अब नेक्स्ट में हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे और ये सारी जनरल एंट्री हम सिंपली, वैसे तो आगे आगे जितने भी पोर्शन आएंगे सब में प्रैक्टिकल ही रहेगा, फिर भी हम एक बार ये प्रैक्टिकल के तरीके से पूरा एक करके कि कॉल्स का पैसा जब ड्यू करेंगे सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे। डन। अब बच्चा इस लेक्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आपको घर से करने हैं, इनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट सेशन में बच्चा जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उन दोनों के आंसर है ये। फर्स्ट था कैपिटल कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कौन सी होती है बच्चा, रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज द अदर नेम फॉर ऑथराइज्ड कैपिटल, दैट इज नॉमिनल कैपिटल। क्लियर है? तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां कंटिन्यू करेंगे अपना यही वाला टॉपिक, जिसको हम एक प्रैक्टिकल पोर्शन से देखेंगे और साथ ही साथ एक नया टॉपिक करेंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।